गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर 9 प्रकाश। क्या चल रहा था हमारा? प्रकाश में हम दो घटनाएं पढ़ चुके थे। प्रकाश में हम दो घटनाएं पढ़ चुके थे। पहली घटना हमने कौन सी पढ़ी थी? परावर्तन। कौन सी पढ़ी थी? परावर्तन। परावर्तन के बाद जो घटना हमने पढ़ी थी, परावर्तन के बाद जो घटना हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? अपवर्तन। कौन सी थी? अपवर्तन। अब अपवर्तन के अंदर हमने कितनी स्थितियां देखी थी? अपवर्तन के अंदर हमने दो स्थितियां देखी थी। कितनी स्थितियां? दो स्थितियां देखी थी। अपवर्तन के अंदर अगर मैं रूल्स की बात करूं, अगर मैं नियम्स की बात करूं, तो अपवर्तन के अंदर कितने नियम देखे थे? अपवर्तन के अंदर हमने दो नियम देखे थे। कितने नियम? दो नियम देखे थे। तो जो दूसरा नियम था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अपवर्तन के अंदर जो दूसरा नियम था हमारा, दूसरा नियम क्या था हमारा? कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, इनका अनुपात। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, इनका अनुपात एक नियतांक होता है। इनका अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ये हमारा क्या था? ये हमारा दूसरा नियम था और इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अब ये जो अपवर्तनांक होता है, ये जो अपवर्तनांक होता है वो फिक्स होता है। वो क्या होता है? फिक्स होता है। किसके लिए फिक्स होता है? अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। कुछ उदाहरण हमारी बुक में दिए हुए हैं। जैसे किसकी बात करते हैं? वायु की बात करते हैं। वायु के बाद किसकी बात करते हैं? जल की बात करते हैं। फिर हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे? केरोसिन का देखेंगे। किसका देखेंगे? केरोसिन का। केरोसिन के बाद क्या बताया गया है हमारी बुक में? तारपीन के बारे में बताया गया है। फिर ग्लिसरीन के बारे में बताया गया है। उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, कांच दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है हीरा। क्या दिया हुआ है? हीरा। ये कुछ अपवर्तनांक के उदाहरण हमारी बुक में सीधे दिए हुए हैं। तो वायु के लिए तो कितना बता दिया था? 1. जल के लिए इसका मान 1.33, केरोसिन के लिए 1.44, तारपीन के लिए 1.47, ग्लिसरीन के लिए भी 1.47, कांच के लिए 1.50 और हीरे के लिए 2.42। और एक आता है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या आता है? कार्बन डाइसल्फाइड। उसके लिए बताया था 1.64। कार्बन डाइसल्फाइड के लिए क्या बताया गया है? 1.64। ये कुछ अपवर्तनांक क्या दिए हुए हैं? उदाहरण दिए। क्या दिए हुए हैं? उदाहरण दिए हुए। इसका मान हमेशा क्या रहता है? माध्यम के लिए फिक्स रहता है। अभी देखो, अगर ऐसे लिखा आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये अपवर्तनांक। क्या है ये? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको मैं ऐसे एरो लगाएंगे, एरो लगा के ऐसे जो अंदर है वो बाहर की तरफ एरो लगाएंगे और लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका अर्थ ये होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसका मतलब ये होता है कि V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। अब यहाँ पर V1 क्या है और V2 क्या है? तो V1 क्या है? पहले माध्यम में, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग। ये तो हमारा क्या हो गया? V1 हो गया। क्या हो गया? V1 हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं। V2 का मतलब क्या हुआ? दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ये किसका मतलब हुआ? V2 का मतलब हुआ। ठीक है। जब भी ऐसा लिखा जाए कि μ21 तो इसका मतलब V1 अपॉन V2। V1 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, V2 का मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। और अगर ऐसा लिखा जाए तो, अगर ऐसा लिखा जाए तो हम लिखेंगे V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। यहाँ पर V2 क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। V1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश का वेग। ये एक शब्द समझा हमने। वो शब्द क्या था? अपवर्तनांक। क्या था? अपवर्तनांक। वो अपवर्तनांक शब्द कहाँ से आया? वो आया अपवर्तन के दूसरे नियम से। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, इनका अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक
नियतांक होता है उस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही किसका नियम कहते हैं? इसे ही स्नेल का नियम कहते। ठीक है, ये हमारी कौन सी घटना थी? अपवर्तन। कौन सी घटना थी? अपवर्तन। अपवर्तन से निकाला हमने अपवर्तनांक। क्या निकाला? अपवर्तनांक। इसका एग्जाम्पल क्या बताया गया है हमारे कि सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, पहला एग्जाम्पल। इसी को हम दूसरे वे में लेते हैं, दूसरे तरीके से सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। ये एग्जाम्पल हमारी बुक में बताए गए। आज हम तीसरी घटना समझते हैं। तीसरी घटना जो हमारी है वो है प्रकाश की। आज तीसरी घटना समझते हैं जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारी थर्ड जो घटना है, तीसरी जो घटना है प्रकाश की, वो अब इसको समझते हैं ये होता क्या है। तो वही अपवर्तन की तरह नीचे हम कौन सा माध्यम लेंगे? सघन माध्यम। ये हमने लिया सघन माध्यम। ये जो सीधी लाइन है इसको प्रकाश की घटना में क्या बोलते हैं? अविलंब। और ये एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा। इसको हमने नाम दे दिया अविलंब। ऊपर हमने कौन सा माध्यम लिया? ऊपर लिया हमने विरल माध्यम। कौन सा लिया? विरल माध्यम। नीचे हमने कौन सा लिया? सघन माध्यम। कौन सा लिया? सघन माध्यम। ठीक है, ये हम कौन सी घटना समझेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इधर देखिए ध्यान से, अपवर्तन की घटना के अनुसार जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हटती है। वो अविलंब से क्या हुई? दूर हटी। लो, ये पहली किरण। ठीक है, अब क्या करते हैं? इस किरण को थोड़ा और ऊपर लेते हैं। ये मान लेते हैं थीटा वन। इस आने वाली किरण ने इसके साथ कोण बढ़ाया थीटा वन। इस किरण को थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, कोण को और बढ़ाते हैं, तो ये प्रकाश की किरण मान लेते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो विलंब से दूर हटेगी। तो ये प्रकाश की किरण जो दूसरी है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है फर्स्ट। तो दूसरी किरण थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाएगी। नीचे की तरफ था आने का मतलब सतह की तरफ आएगी और अविलंब से दूर हटेगी। अब तीसरी प्रकाश की किरण जब इस कोण को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसका नाम रख देते हैं थीटा 2। इस कोण को जब हम और बढ़ाएंगे तो ये देखो, ये हो गई तीसरी किरण और ये थी दूसरी किरण। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो प्रकाश की किरण है, तीसरी प्रकाश की किरण है, वो सतह के क्या हो जाएगी? समांतर। सतह के क्या हो जाएगी? समांतर। ठीक है, सतह के क्या हो जाएगी? समांतर। और जब ये सतह के समांतर हो गई तो अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। देखो, तीसरी किरण, तीसरी अपवर्तित किरण, तीसरी अपवर्तित किरण अविलंब के साथ, तीसरी अपवर्तित किरण अविलंब के साथ 90 डिग्री का क्या बनाएगी? कोण बनाएगी। तीसरी अपवर्तित किरण, ये पहली किरण सघन माध्यम से विरल में गई तो अविलंब से दूर हटती है, तो थोड़ा दूर हटी। दूसरी कोण को ऊपर बढ़ाई, किरण को और ऊपर लिया और ये हो गया थीटा 3। ये कौन सा कोण हो गया? थीटा 3। तो थीटा 3 पर ये तीसरी किरण अपवर्तित किरण सतह के क्या हो रही है? लंबवत। अविलंब के क्या हो रही है? अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। पहली किरण सघन माध्यम से विरल में गई, अविलंब से दूर हटी। फिर ये किरण ऊपर बढ़ी, वहां से किरण नीचे गई। फिर तीसरी किरण को और ऊपर बढ़ाया तो तीसरी किरण सतह की क्या हो गई? समांतर। जब सतह के समांतर हो गई तो अविलंब से कितने डिग्री का कोण बढ़ाया? 90 डिग्री का। ठीक है, वैसे एक शब्द आता है क्रांति कोण, पर वो हमारी बुक में है नहीं, इतना नहीं समझाया गया, उसको हम नहीं बताते हैं। हम आगे चलते हैं। अब हम ये कहते हैं इस कोण को और बढ़ाते हैं, इस किरण को मैं और ऊपर लेकर चलता हूं। ये फोर्थ किरण है और ये हो गया थीटा 4। ये फोर्थ किरण थीटा 4। तो इस किरण को कहां? नीचे आना चाहिए था, अविलंब से दूर हटते हटते क्या होगा? इस बार चौथी कंडीशन में ये किरण उसी माध्यम में लौट आएगी। ये किरण उसी माध्यम में लौट आएगी। और अगर इसी कंडीशन को मैं अलग से बनाऊं तो देखो, ये फोर्थ और ये भी क्या हुआ?
फोर्थ। जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में लौट कर आ रही है। और नीचे कौन सा माध्यम लिया था? सघन माध्यम। कौन सा लिया था? सघन माध्यम। तो उसी माध्यम से जाना, उसी माध्यम में लौट कर आना, ये घटना तो किसमें होती है? ये घटना होती है परावर्तन में। किसमें होती है? परावर्तन में। तो चौथी किरण जैसे हम किरणों को ऊपर बढ़ाते जाएंगे, वहां से किरण नीचे होती जाएगी। तो ये फोर्थ जो किरण है, जब ऐसे गई तो जो प्रकाश की अपवर्तित किरण थी वापस उसी माध्यम में लौट आई। प्रकाश की यही घटना, प्रकाश की किरण का वापस उसी माध्यम में लौट आना, जब इस कोण का मान बढ़ता जाए, अपवर्तन कोण का मान बढ़ाते जाओ, जो अपवर्तित किरण है वो उसी माध्यम में लौट आएगी। यही क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका एग्जाम्पल क्या है? हीरे का चमकना, मृगमरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, मृगमरीचिके का बनना, और कांच में आई दरार का चमकना, ये सारे किसके उदाहरण है? हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, थैंक यू।